चलो भाई, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। करें शुरू। तो 10 क्वेश्चन तक हमने प्रैक्टिस कर ली थी एचसीएफ एलसीएम की, ठीक है। तो आज क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आंसर आ गया होगा तुम्हारा इसका, ठीक है भाई। क्या दे रखे आंसर इसका, क्या आया सबका? सेकंड 7/330। तो निकाला कि देख के एलिमिनेशन कर दिया? निकाला तुमने सबने, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब मैं बताऊंगा कैसे करना क्वेश्चन को पेपर में। देखो, जैसे कि ये दे रखा है कि 14/33, 42/55, 21/22 का में से क्या होगा, ठीक है ना। तो में से निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन का, यानी कि भिन्न का अगर में से निकालना है तो हमेशा अंश का क्या निकलेगा? में से निकलेगा। तो अंश का में से निकलेगा, यानी कि अंश का एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को काट दे, तो 21 से तो भाई 14 नहीं कटेगा, तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही? ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही यहां तक, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 7 से 14 भी कट गया, 42 भी कट गया, 21 भी कट गया, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये आंसर हमारा हो सकता है, ठीक। अब 42 से 14 तो नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 से बताओ 21 कट गया, 42 भी कट गया, लेकिन 14 नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमने सीधा एलिमिनेशन लगाया। हम निकालने के चक्कर पे नहीं विश्वास करते, जब हमारे पास 4 ऑप्शन है तो एलिमिनेट करो। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है भाई। तुम्हें पता तो है ही किस तरीके से निकलेगा। ऊपर का क्या निकलेगा? एचसीएफ। नीचे का क्या निकलेगा? एलसीएम। क्लियर होगी बात। तरीका तुमसे आता ही है, लेकिन जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एलिमिनेशन मेथड से यूज कर लो। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3/8, 8/15, 15/32 का में से क्या होगा? तो एचसीएफ पूछ रहा है भाई यहाँ पे भी। तो ऑप्शन पे ध्यान दो, ऑप्शन पे, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, 3 और 8 का एचसीएफ तो 1 होगा। 3 8 का एचसीएफ तो कितना होगा? 1 होगा। तो 3 8 15 तीनों का एचसीएफ 1 ही होगा। तो 1 तो मैं यहाँ पे भी दिखाई दे रहा, 1 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 आ गया यहाँ पे, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बात समझ भाई। अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एलसीएम भी देखना पड़ेगा, यानी कि 8 15 और 32 का एलसीएम निकालना। तो मुझे बताओ 8 और 32 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 32 का एलसीएम क्या होगा? 32 ही तो होगा भाई। वो छोटे से छोटा नंबर जो 8 से भी कट जाए, 32 से भी कट जाए, तो 32 खुद होगा। 8 32 का एलसीएम 32 होगा। तो अब 32 तो आ गया, 8 32 का एलसीएम। अब निकालो तुम 32 और 15 का एलसीएम, 32 और 15 का एलसीएम। तो 15 और 32 दोनों की दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं, जिनका एचसीएफ 1 है। तो जब 2 संख्याएं हो और दोनों की दोनों संख्याएं सहभाज्य होती है, तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो 15 32 का एलसीएम क्या होगा? 15 गुणा 32, यानी कि 15 दूनी 30, 15 3 45, 480 होगा इसका मतलब। तो ऊपर तो हुआ एचसीएफ 1/480 आंसर है इसका मतलब। 1/480 हमारा एक पहला ऑप्शन। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं। सहभाज्य संख्या सबको पता है, को प्राइम नंबर, यानी कि सहभाज्य जिन 2 संख्याओं में सिवाय 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो। तो हमें यहाँ पे दिख रहा कि 32 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर। और जिन 2 संख्याओं का सहभाज्य, जो संख्याएं सहभाज्य होती है, उनका एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो 15 गुणा 32 इसका एलसीएम होगा। 8 32 का एलसीएम 32, 32 गुणा 15 का एलसीएम 32 और 15 का एलसीएम 15 गुणा 32। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये सवाल देखिए भाई, 0.2, 1.2 एवं 1.8 का में से क्या है? भाई तरीका तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया था कि दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम निकलता कैसे, वो तो तुमने सीख ही लिया था। लेकिन हमें ना जल्दी करना होता है एग्जाम में, तो हम किस पे काम करेंगे? एलिमिनेशन पे काम करेंगे। मैंने कहा था कि अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है, हम फोकस केवल उस पर करते हैं, ठीक है ना। तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमारी 0.2 है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 0.2 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता एचसीएफ। 0.2 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता एचसीएफ। तो 0.2 से तो भाई 1 तो बड़ा हो गया, हटा दिया। 0.2 से 0.6 बड़ा हो गया, हटा दिया, ठीक है ना। 1.8 0.2 से बड़ा है, हटा दिया, तो आंसर तो ये बना 0.2। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। ये चीज लिखवाई भी थी मैंने
कि अगर एचसीएफ निकालना है तो दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो खुद वो बनती है एचसीएफ या उसका एक फैक्टर बनता है एचसीएफ। क्लियर होगी बात? लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा कभी। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो हमें ऐसे दिखाई दे रहे थे जो बड़े थे। क्लियर होगी बात? तो समझदार बालक इस तरीके से करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 0.24, 1.8 तथा 2.7 का एचसीएफ क्या होता है, क्या होगा? ठीक है ना, तो बताओ क्या होगा तुम्हारे हिसाब से। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, तो तुम बताओ मुझे पहले क्या होगा ऑप्शन, क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो मैंने कहा कि अगर एचसीएफ निकालना है तो दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है उस पर फोकस करो। 0.24, इससे तो बड़ा नहीं होगा भाई एचसीएफ, या तो 0.24 खुद होगा या इसका एक फैक्टर होगा। तो मुझे बताओ 0.24 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, 0.24 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये सारे के सारे 0.24 से छोटे हैं, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन ये बड़ा है, ये हटा दिया क्योंकि 0.2 और 0.6 ये 0.24 है, ये 0.60 है। बात समझ में आई? तो ये तो बड़ा हो गया ना 0.24 से, ये भी हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, 2 ऑप्शन हट गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इन 2 में से कोई एक होगा आंसर। ठीक है ना, अब ध्यान दो, अब मैं ऑप्शन से हेल्प कर लूंगा। ये बताओ 0.06 से ये तीनों संख्याएं कटेगी क्या, ये बताओ। देखो भाई, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 4 बार कट जाएगा, 1 0 मैंने यहां पे लगा ली, तो ये तब पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 180/6 कटेगा, है ना। यहाँ पे 2.7 है, यहाँ पे 0.06 है, तो 1 0 मैंने यहाँ पे लगा ली ताकि दशमलव कट जाए, पॉइंट से पॉइंट 270 6 से कटेगा पूरा पूरा। भाई 270 6 से कटेगा ना, 6 से कटने के लिए 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, और 270 6 से भी कटेगा और 3 से भी। और एचसीएफ की परिभाषा ये थी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो मुझे ये बताओ 0.06 0.006 से तो बड़ा है, तो हम बड़े नंबर पे फोकस करेंगे पहले। इससे तो कटेंगे लेकिन इससे भी कट रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ा नंबर ये है 0.06। आई नहीं बात समझ में? आगे सबके समझ में? ठीक है, तरीका तुम्हें पता ही है, पहले दशमलव के स्थान बराबर कर लो, फिर नॉर्मल करके बाद में जो भी आंसर होगा उसमें दशमलव 2 स्थान के बाद लगा देना। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और वैसे भी यहाँ पे 2 स्थानों के बाद है, यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे, यहाँ पे भी 0 बढ़ा दोगे, 2 स्थानों के बाद हो जाएगा, तो आंसर वही होगा जिसमें दशमलव 2 स्थान के बाद होगा। यहाँ पे 3 स्थान के बाद है वैसे भी, तो इस तरीके से भी हम इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई डाउट है भाई किसी को अब? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है 3, 0.09 तथा 2.7 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यानी कि लेसे क्या होगा, तो बताओ जल्दी एलसीएम क्या होगा, देखते हैं अभी, जल्दी बताओ। टाइम नहीं इतना, इन क्वेश्चनों की कितनी औकात नहीं कि तुम इसमें टाइम लोगे। 2.7, चलो देखते हैं अभी। और कोई? 0.27, देखो यही तो गड़बड़ कर रही है तुम। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जब एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो वो खुद बनेगा या फिर उसका कोई मल्टीपल बनेगा। बात समझ में आई? या फिर उसका कोई मल्टीपल। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं तो दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है केवल उस पर फोकस करते हैं। करा फोकस हमने, तो यानी कि एलसीएम या तो 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन 3 से छोटा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। बात समझ में आई? क्योंकि 3 के पहाड़े में आने चाहिए, 3 से छोटा नहीं हो सकता। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये था बड़ा आंसर। बताओ कितना सिंपल तरीका है बताने का। ये चीज नोट करके लिखवाई थी ना मैंने, एलसीएम और एचसीएफ में दोनों। तुम फिर कैसे भूल जा रहे बताओ? तो एलिमिनेशन से ही सवाल हल हो जाएगा। तरीका तो हमें पता ही है किस तरीके से करने, लेकिन दिमाग लगाओ ना कि किस तरीके से हम जल्दी कर दे क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? सोल्व करके बताऊं? सोल्व क्यों करना चाह रही तुम बताओ? देखो ये 3 है, ये 0.09 है, ये 2.7 है। तो सबसे पहले हम दशमलव जो है ना, इस दशमलव के स्थान बराबर करेंगे। यहाँ 2 स्थान के बाद है क्या, तो यानी कि 0.09 है। अब यहाँ पे भी 2 स्थान के बाद लगेगा दशमलव, 3.00। ठीक है ना, ये 2 स्थान के बाद करो इसको भी, तो 70, ये हो गया 2.70। तो तुम्हें अब इसका एलसीएम निकालना, किसका? इसका एलसीएम निकालना। तो इसको तुम इस तरीके से रीड करो। अब इसको तुम
ऐसे रीड करो भाई, 300, ये क्या बन गया 9, ये क्या बन गया 270। बात समझ में आई? ये क्या बन गया 270। तो मैंने थोड़ी देर के लिए अब दशमलव को इग्नोर कर दिया, पॉइंट को इग्नोर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने क्या किया, जो दशमलव था ये दो स्थानों के बाद था, तो सबको दो स्थानों के बाद लगा दिया दशमलव, पॉइंट। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब पॉइंट को इग्नोर कर दो, ये बन गया पूरा 300, पॉइंट को इग्नोर कर दो, ये 9, ये 270, ठीक है ना। अब तुम्हें 309 और 270 का एलसीएम निकालना है। तो मुझे ये बताओ, दो जीरो का मतलब क्या होता है? 2500 का 100, 100 होता है ना दो जीरो का मतलब। क्लियर हो रही बात? ठीक है ना। तो दो जीरो का मतलब होता है 100, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 2500 का 100 और गुना साथ में 3 भी तो है, 3 भी तो है साथ में। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे बताओ जल्दी? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। बोलो बात समझ में आ रही क्या? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, आ रहा समझ में इतना? ठीक है। अब 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहां पे कितना होगा? 3 का स्क्वायर, ये तो केवल 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन तुम करोगे तो जीरो का मतलब 2 गुना 5 और ये 27 का मतलब 3 की पावर 3। तो यहां पे क्या हो गया? 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 5। बोलो बात समझ में आ रही क्या? सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? एचसीएफ या एलसीएम? एलसीएम। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था तुम्हें कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी तो लेनी है बड़ी पावर, और जो शेष रेस्ट पार्ट बचेगा उसको भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर केवल 2 ही जगह है, तो 2 का स्क्वायर है और ये 2 है, तो बड़ी पावर 2 का स्क्वायर लोगे ना। अरे 2 का स्क्वायर लोगे, बड़ी पावर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है ना, इंटू 3 में सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3 यानी कि 27, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 लोगे। कितना? 25। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ रही? ठीक है। 2500 का 100, 100 गुणा 27 कितना? 2700। यहां पे कितना आ गया? 2700। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब दशमलव तो 2 स्थान के बाद लगेगा ना। अब दशमलव लगा दो 2 स्थान के बाद, 2 स्थान के बाद यानी कि यहां पे लगेगा दशमलव। तो क्या बचा? 27 आंसर आ गया। अब इतना बड़ा सॉल्यूशन करोगे क्या एग्जाम में? तो तुम्हें तरीका तो बताया ना मैंने कि अगर तुम्हें एलसीएम निकालना है तो दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस पर फोकस करो। या तो खुद एलसीएम वो बड़ी संख्या बनेगी या उसका मल्टीपल बनेगा, लेकिन बड़ी संख्या जो भी होगी उससे छोटा नहीं आंसर हो सकता, छोटा एलसीएम नहीं बन सकता कभी भी। तो 3 से सारे 3 ऑप्शन ये छोटे नहीं थे क्या? तो ये तो कभी होंगे ही नहीं फिर, इसका मतलब तो 3 का मल्टीपल 1 ही था, 27, तो आंसर ये होगा। तो निकाल भी दिया मैंने। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 16 ये दे रखा है कि 1.8 0 नहीं, यहाँ पर कोमा है, ठीक है ना, मिस्टेक हो रही, इसमें भी चल रहे थे, ये कोमा है और ये 36 है और यहाँ पे भी पॉइंट है भाई, ये थोड़ा मतलब मिस्टेक हो रही इसमें, ये मिस्टेक है, कभी हो ही नहीं सकता ना पूरा नंबर, समझ रहे बात को। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन है ये कि 1.8, 0.24 एवं 36 का एचसीएफ ज्ञात करे। एलसीएम निकालना भाई, एलसीएम वो सॉरी में से, यानी कि एचसीएफ निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो हमेशा दी गई संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है उस पर फोकस करो। तो छोटी संख्या क्या है मुझे ये बता दो। छोटी संख्या जीरो कहां है? 0.24 है कि नहीं? सबसे छोटी संख्या क्या है? 0.24। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा एचसीएफ बनेगा ये तो 0.24 बनेगा या फिर उसका कोई फैक्टर बनेगा। बात समझ में आई? या तो 0.24 बनेगा या उसका कोई फैक्टर बनेगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये तो फैक्टर ही नहीं बन सकता, ठीक है। ये फैक्टर बन सकता है, ये फैक्टर नहीं बनेगा, ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो भाई एक ही आंसर है 0.12। कोई दिक्कत तो नहीं? 0.12 एक ही आंसर है, 0.12। कोई दिक्कत है किसी को? तो बड़ा सिंपल हो गया ना एकदम से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरीके से हमें डील करनी क्वेश्चनों के साथ एग्जाम में बैठ के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 निकाल दिया, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या दे रखा, दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है
और उनका एलसीएम 168 है, तो उनका में से क्या होगा? मैंने बताया था तुम्हें कि a इंटू बी, अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा हमेशा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये चीज बताई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। कितना दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल? 1008 दे रखा है, और साथ में उनका लैसे कितना दे रखा है? 168 दे रखा है। तो कह रहा कि उनका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ ही तो पूछ रहा है भाई, यही तो पूछ रहा है एचसीएफ। तो इसका मतलब 1008 को सीधा सीधा किससे डिवाइड करना है? 168 से डिवाइड करना है। तो एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे? 1008 बटे 168। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो 6 8 48, 4 6 6 36, 4 40, 6 और 4 10, तो कितने बार कटेगा? 6 बार। तो आंसर क्या हो गया? 6। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं? ऐसा सवाल अगर आया तो कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे भाई तुम भी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा में से 32 है। यदि इनमें से एक संख्या 384 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एलसीएम कितना है भाई? 1920। एचसीएफ कितना है? 32। और एक संख्या कितनी है? 384। 384। तो दूसरी संख्या बतानी, बी की वैल्यू पूछ रहा। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाओ, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला, ठीक है ना। तो काट पीट कर दो, कितनी बार कटेगा? ये 10 बार, ये 2 बार कट गया, 2 से काट दो 16, तो आंसर कितना? 160 आंसर आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? क्योंकि 192 दूनी 384 है, तो 192 से ये 10 बार कटेगा पूरा, और ये 2 बार कटेगा, और 2 से 32 16 बार, 16 गुना 10 कितना? 160। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का लैसे 252 तथा में से 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सेम तरीका है, ठीक है ना। सिंपल, 252 लैसे है, एचसीएफ 6 है, एक संख्या 36 है, डिवाइड कर दो, दूसरी संख्या मिल जाएगी भाई। तो दूसरी संख्या मिल जाएगी आपको, यहां से डिवाइड कर दो, 6 छंग 36, 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, तो 42 आंसर आ गया, यानी कि जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। कोई डाउट? क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अरे तुम्हें दिख रहा है इधर से? चलो ठीक है, फिर समझ में आ रहा है सबके? ध्यान दो यहाँ पे, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा उनका एलसीएम उनके में से का 6 गुना। तो एचसीएफ कितना? 12। कह रहा कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, तो 12 6 72, तो एलसीएम कितना होगा फिर? 72 होगा ना। कह रहा कि में से का 6 गुना है एलसीएम, 6 गुना, और में से कितना है? 12। 12 का 6 गुना करोगे तो 12 6 72 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही? यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या बी है हमारी, और एलसीएम हमारा कितना आ गया? 72 आ गया, और एचसीएफ 12 है, और एक संख्या हमारी कितनी है? 36 है। तो 12 तिये 36, 3 से काट दोगे, 24 तिये 72, तो आंसर क्या होगा हमारा? पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात यहां तक? कोई डाउट वाली बात तो नहीं? चले भाई अगले क्वेश्चन पे। समझ में भी आ रहा है? कैसे ही जा रहा हूं मैं, तेज पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा कि ये सवाल ना तुमने कर लिए होंगे ना। चलो बाकी देखते, हवा में जा रहे हैं, तैर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 78 है और एवं उनका में से 13 है। ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े क्या है? 13 65 है, या 8 70 है, 52 26 है, या 62 16 है? बताओ। 13 65 कितनों का? 13 65 13 65। देखो हमें पता है कि अगर एचसीएफ हमारा 13 है तो भाई वे संख्याएं हमेशा 13 से कटेगी। समझ रहे बात को? तो 62 नहीं कटती 13 से, 52 26 कट रहा, 8 नहीं कटता 13 से। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। 13 65 और 52 26, ये 52 26 भी 13 से कटेगा, ये 13 65 भी 13 से कटेगा। कह रहा कि संभव जोड़े बताइए, है ना। संभव जोड़े यानी कि संख्याओं के जोड़े पूछ रहा है, संख्याओं के पेयर पूछ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर मैं दो संख्याओं में से उनका एचसीएफ निकाल लूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो अनुपात बचेगा।
रेशियो बचेगा। और तुम्हें पता है कि जो रेशियो होता है उनका एचसीएफ हमेशा एक होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो 13 से मैं निकाल दू 13 चौका 13 दूनी 26, रेशियो 4-2 आया तो यहाँ तो एचसीएफ 2 आ गया और बनना चाहिए रेशियो का एचसीएफ 1, तो ये कैसे हो जाएगा फिर संभव, हटा दिया तो बचा क्या हमारा, ये बचा 13 निकाल लियो, उसमें से 13 कम 13, 13 पंजे 65, 1-5 का रेशियो, एचसीएफ भी 1 है, तो इसका मतलब यही आंसर है हमारा। तो हम सॉल्व वॉल्व नहीं करते ऐसे क्वेश्चनों को, समझ गए बात को। तरीका मैंने हालांकि सिखा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ा दिए थे, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्यूशन क्या होगा। बाकी मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करना सिखा रहा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है ना। जिसको सॉल्यूशन देखना तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए सॉल्यूशन, तो वहां से देख लो तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई, चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि दो संख्याओं का योगफल 441 है एवं उनका एचसीएफ 63 है, तो संख्याओं के सभी संभावित जोड़े हैं, संख्याओं के सभी संभावित जोड़े हैं, ये पूछ लिया भाई क्वेश्चन में। तो बताओ कौन सा लगाओगे आंसर, है भाई सी लगाओगे, ऑप्शन उठा के। अरे एक बात तो बताओ, ये 60 तो 63 से कटता ही नहीं, हटा दिया एक ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पे देखना जरा, इनमें देख लो 63 से काटना, 7 नम 63, 7 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। 9 पे डिजिटल सम बताया था मैंने, बताया था क्या, 7 और 3 10 और 1 11, ये तो कटेगा ही नहीं 9 से, जब 9 से नहीं कटेगा तो 63 से क्या कट जाएगा, ये भी हटा दिया मैंने ऑप्शन। बी भी तो कर रहा था, कौन सा कर रहा था, बी है ठीक है। तो मैं केवल 63 को देख रहा, 63 को, कि ये एचसीएफ हमारा 63 है, और 63 में 7 भी छिपा हुआ है, 9 भी छिपा हुआ है, बोलो छिपा हुआ है कि नहीं, 7 नम 63, यानी कि कोई भी संख्या 63 से तभी कटेगी अगर वो संख्या 7 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। क्लियर होगी बात। तो मैं 7 पे काम नहीं कर रहा, मैं 9 पे काम कर रहा, क्योंकि मैं डिजिटल सम पे काम करूंगा फिर सीधा। क्लियर होगी बात। तो मुझे दिख रहा है यार 60 तो 9 से कटेगा ही नहीं, तो हटा दिया मैंने। ये 137 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 है, और डिजिटल सम 9 बनना चाहिए या 0 बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हट गया, 2 ऑप्शन हट गए। और भी चेक कर लो, 6 और 2 8 1 9, 6 और 3 9, 7 और 3 10 18, ये भी कट गया, हाँ जी ये भी कट गया। ये इसमें फंस गया भाई हम, है ना, 63 378। अब 7 से भी देख लो, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 7 56, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 7 से भी कट गया, 7 दूनी 14, 4 49, 7 21, 4 7 6 42, ये सारी की सारी संख्या किससे कट गई, 63 से कट गई, सारी की सारी संख्या 9 से भी कट रही, 7 से भी कट रही, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास ये चौथा ऑप्शन भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। अब रिस्क लेने वाली बात होगी कि रिस्क अगर लेना चाहो तो तीसरे पे लगा सकते हो आंसर, ठीक है ना। लेकिन एक ऑप्शन जब ये दे दिया ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, हो सकता है कि ऐसा नंबर फिट कर रखा हो उसमें जो 63 से कट रहा हो, समझ रहे बात को, और आंसर हो ही ना ये, समझ रहे बात को। तो दो संख्याओं का योगफल 441 है, ये भी तो कह रहा, तो योगफल भी देख लो 8 और 3 11, ठीक है, 6 और 1 7, फंस गए ना, 6 और 1 7, बात समझ में आ रही। तो योगफल भी तो है ना 441, योगफल भी तो 441 है, तो केवल यूनिट डिजिट पर काम करो, 6 और 1 7, 7 आओगे यूनिट डिजिट, एक तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 9 और 2 11, यहाँ पे एक देगा, लेकिन ये बीच में रख रखा ना, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, बात समझ में। तो काफी मतलब जो है एग्जामिनर ऐसे गड़बड़ करेगा, तुम्हें उस गड़बड़ से निकलना है बाहर, ठीक है ना बस। तो तुम कौन से पे लगा देते, सी पे लगाते, और तुम्हें सच्चाई बताऊं बुक में भी सी दे रखा आंसर, ठीक है ना, लेकिन गलत है वो, लेकिन वो गलत है, ठीक है ना। देखो प्रूफ भी तो हो रहा है ना। तो कई बार मिस्टेक होती है किताबों में भी जो प्रीवियस के है। को क्या कह दिया, हाँ हाँ हाँ, वही है ना, योगफल कभी 441 नहीं बैठने का इसका, क्योंकि योगफल 441 यार, खुद 441 दे दिया इसमें, ठीक है ना, तो 441 से ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे बात को। अब बताओ कोई डाउट तो नहीं है,
क्लियर होगी बात? चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ निकालने की जरूरत है क्या मुझे इस क्वेश्चन को? कहते हो निकाल के दिखाऊं पूरा कंप्लीट, लेकिन मैंने तुम्हें सॉल्यूशन करने का तरीका बता रखा ना, तो कुछ नहीं करना, आराम से बस वही है 63a प्लस 63b बराबर 441, a प्लस b की वैल्यू निकाल लो, और फिर a और b की ऐसी दो वैल्यू रखना जिनका योगफल जो भी आएगा वो उसके बराबर हो और HCF एक हो, तो जोड़े देख लो कितने बनेंगे, फिर उस हिसाब से संख्या मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। पिछली क्लास देख लेना सॉल्यूशन की किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रम से 6, 24, 28 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि 1 बजे वे इकट्ठी बजे तो 1 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? ये बताओ, ये क्वेश्चन कितनों ने कर लिया बताओ जल्दी? किसी ने नहीं किया? 22 बता रहे बच्चे। तुमने किया भाई? किसी और ने? किसी ने नहीं किया? चलो देखते हैं फिर। देखो समझिए, ये कह रहा है कि 3 घंटियां क्रम से 6, 24, 28 सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है ना। अब तुम्हें मैं बता दूं, जब भी सेकंड वाली बात होगी तो हमेशा एलसीएम ही निकलता है, ठीक है ना, हमेशा एलसीएम ही निकलता है। 3 घंटी है भाई, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, ये 6 सेकंड के अंतराल पर, ये 24 सेकंड के अंतराल पर, और ये 28 सेकंड के अंतराल पर, यानी कि ये ठीक 6 सेकंड के बाद, हर 6 सेकंड के बाद पहली घंटी बजती है, हर 24 सेकंड के बाद दूसरी घंटी बजती है, हर 28 सेकंड के बाद तीसरी घंटी बजती है। क्लियर होगी बात? कह रहा है कि अंतराल पर बजती है। यदि 1 बजे वे इकट्ठी बजे, यदि 1 बजे वे इकट्ठी बजे, तो यानी कि ये ठीक 1 बजे तीनों की तीनों घंटियां एक साथ बज जाती है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो ये पूछना चाह रहा कि 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, यानी कि 3600 सेकंड में, कि एक साथ कितनी बार बजेगी। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं सबसे पहले ये निकाल लूंगा कि भाई ये तीनों की तीनों घंटियां अगर 6 सेकंड, 24 सेकंड और 28 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो ये एक साथ कितने सेकंड बाद बजती होगी? समझ रहे बात को? तो ये एक साथ तीनों की तीनों घंटियां एक साथ कितने सेकंड बाद बजेगी? तो एक साथ निकालना, तो तीनों का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तीनों का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं। तो एलसीएम निकाल लो भाई। 6 का मतलब है 2 गुणा 3, 24 का मतलब है 8 3 24, 2 की पावर 3 8 और 3 24, 28 का मतलब है 4 सते 28, 2 का स्क्वायर 4, 4 सते 28। बात समझ में आ रही? एलसीएम निकालना तो कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर, 2 की पावर 3 बड़ी है तो 8, और 3 3 एक ही है तो 3 और गुणा 7, ठीक है ना। तो 8 3 24 या 7 3 21, 21 8 का 8 8 16, 168 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 168 आ गया। तो निकालना आ गया तुमसे एलसीएम 168। तो मैं बोल लूंगा कि तीनों की तीनों घंटियां ठीक 168 सेकंड बाद एक साथ बजेगी। तीनों की तीनों घंटियां ठीक 168 सेकंड बाद एक साथ बजेगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये कह रहा कि 1 घंटे में वे कितनी बार बजेगी? 1 घंटे में भाई हमें पता है कि हर 168 सेकंड बाद, हर 168 सेकंड बाद वे एक साथ बजती है। क्लियर होगी बात? तो 1 घंटे में कितनी मिनट, कितनी सेकंड होगी? 3600। 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी? अरे 1 घंटे में 60 मिनट हो गया कि नहीं? और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितनी? 3600 सेकंड होगी। तो यानी कि टोटल 3600 सेकंड हो गए 1 घंटे में। बात समझ में आई? टोटल 3600 सेकंड है 1 घंटे में, और हमें पता है कि तीनों की तीनों घंटियां एक साथ हर 168 सेकंड बाद बजती है। तो 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड में वो कितनी बार बजेगी? 3600 सेकंड में वो कितनी बार बजेगी? तो भाई मुझे एक बात बताओ, 168 से डिवाइड कर दूं 168 सेकंड से, तो तुम्हें दिख रहा होगा सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्योंकि आवर्ती की कोई यूनिट है ही नहीं यहाँ पे। कितनी बार बजेगी है ना, तो यहाँ पे काट पीट बचा दूं तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से 2 जीरो कट गई 25 बार। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। 6 चंग 36, 6 सते 42, क्या बचा? 150, 150 बटे 7, और इस बात को मैं लिख सकता हूँ 7 दूनी 14, 10 7 ही कम 7, 21 सही 3 बटे 7 आ गया, 21 सही 3 बटे 7 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कब कोई भी घंटी अगर बजी तो 5:30 बजी, मतलब 5:30 12 बजी, ऐसा तो नहीं। तो हमेशा इंटीजर फॉर्म को लेते हैं हमेशा। क्लियर होगी बात? जो इंटीजर वैल्यू होती है हमेशा हम उसी को रीड करते हैं, यानी कि केवल 21 को पढ़ो।
3/7 को खत्म कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, तो भाई 1 घंटे में 21, और एक बार वे पहली बार भी बजी थी स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में जो बजी थी शुरुआत में, तो वो एक यहाँ पे आ गया। तो टोटल कितनी बार आ गया, 22 बार आ गया। बोलो बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आंसर है हमारा 22। तो मैं सबसे पहले यहां से निकाल लिया तीनों का एलसीएम कि कितने सेकंड बाद ये तीनों घंटियां बजती होगी एक साथ। तो 168 सेकंड बाद, ठीक 168 सेकंड बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। हर 168, जैसे ही 168 सेकंड खत्म हुए तो तीनों घंटियां एक साथ बजती है। तो 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, यानी कि 3600 सेकंड में। तो 168 से 3600 को डिवाइड कर दिया तो ये आया 21 ही 3/7। और मैंने बोला कि हमेशा इंटीजर पार्ट लेना होता है, पूर्णांक वाला, तो 21 आ गया। तो एक बार वे शुरुआत में भी तो बजी थी, पहली बार जब बजी, तो एक और जोड़ दो उसके लिए, तो कितना आ गया 22। तो यानी कि 22 बार बजेगी टोटल आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया भाई, क्लियर है। जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो कर लोगे ऐसे सवाल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आरटेट जुलाई 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि संख्याओं 425 और 476 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अरे 4 का भी आंसर हो सकता है क्या, 4 से 25 कटेगा क्या, हटाओ फिर, है ना। ये बताओ 5 का भी आंसर हो सकता है क्या, 6 कटेगा क्या, हटाओ फिर। अरे क्या क्या हटा रहा मैं, है हटाना तो ये था ना, समझ गए बात को, 2 ऑप्शन हट गए, क्लियर होगी बात। अब यहां पे 2 ऑप्शन बच गए, 17 और 51, 17 और 51, ठीक है। 51 में मुझे 3 भी दिखाई दे रहा, 51 में मुझे 3 भी दिखाई दे रहा, 17 थी 51। तो अब मैं देखूंगा कि 3 का, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तुमने पढ़ रखा है ना, अंकों का योग 3 से कटता है, देख लो 5 और 4 9 तो हट जाएगा, 2 बच गया, यानी कि 2 कभी भी 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब इसमें 3 छिपा हुआ है, इसका मतलब 3 से ये कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन हो गया 17, खत्म बात। ऑप्शन से ये एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल तुमने पढ़ रखे हैं, नंबर सिस्टम जब पढ़ाया गया था, तो डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लेकर हमने ये काम कर लिया। क्लियर होगी बात, ठीक है भाई। अरे समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संख्याओं 90, 60, 75 तथा 35 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम ही तो पूछ रहा है भाई, एलसीएम ही तो पूछ रहा, चलो देखते हैं अभी। एलसीएम पूछ रहा है भाई, तो तुम एक काम करो, तुम एक ऐसा नंबर पकड़ो जिससे ये संख्या ही ना कटे, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें 90 दिख रहा, 90 से 2700 कट रहा क्या, 90 ये 2760 से भी कटेगा, अरे 75 से भी तो कटेगा, क्योंकि 25 75 है, 3 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, क्योंकि 75 में 25 भी है और 3 भी है, और ये 25 से भी कटेगा क्योंकि डबल जीरो आ रही बाद में, और 3 से इसलिए कटेगा क्योंकि 27 है साथ में, ठीक है। ये 35 है, 7 पंजे 35, देखो देखो 7 पंजे 35, 5 से कट गया, अब इसमें 7 भी तो छिपा हुआ है 35 में। अब 7 को पकड़ लो, 7 एक ऐसा नंबर है, गंदा सा नंबर है जो सबको एलिमिनेट करेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, 7 से भाई 2700 कटेगा क्या, हटा दो, 7 छंग 42, 50 बच गया, 7 से ये भी नहीं कटता, 7 ये 21, कितना बच गया, ये भी नहीं कटता, तो आंसर ये आ गया 7 9 63। क्लियर होगी बात। तो एक ही नंबर को पकड़ लो, इसमें 35 में 7 पंजे 35, 7 छिपा हुआ है, क्लियर होगी बात, 7 छिपा हुआ है। तो हम ये 4 ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा या कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है। तो 7 से नहीं कटने वाले 3 थे, तो तीनों ऑप्शन कभी भी इन संख्याओं का एलसीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि एलसीएम तभी बनेंगे जब वो 35 से पूरा पूरा कटे, और कोई भी संख्या 35 से तभी कटेगी जब वो 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो गया, 6300 हो गया। कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो नंबर सिस्टम पढ़ लेना, यूट्यूब पर पढ़ी, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल देख लियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का में से 11 तथा एलसीएम 693, यदि एक संख्या स्वतंत्र है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो भाई 11 गुणा 693 बटे 77, दूसरी संख्या बी निकल जाएगी, तो 11 से 77, 7 से उड़ा दो उसको, 7 9 63, 7 9 63, 99 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात, सिंपल था। अगला क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। भाई मैंने फैक्टर पढ़ा दिया तुम्हें सबको,
नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सब कुछ सिखा दिया था मैंने तुम्हें। तो ये कह रहा है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो हमारा जो पहला पड़ाव होगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी, पहला पड़ाव क्या होगा? अरे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड 2500 का 100, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर होगी बात? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2500 का 100। कोई दिक्कत? चलो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे वो जानना चाहता है गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या नहीं चाहता उसको, उसको चाहिए सभी गुणनखंडों का योग। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने तुम्हें तरीका बताया था, 2 की पावर 2 तक जाना है, 2 की पावर 0 से शुरू करके, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 तक जाना है 0 से शुरू करके, है ना, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहाँ पे? ठीक है। तो 2 की पावर 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ पे 7 मिल गया। 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 और 1 31, 31 मिल गया। 7 एकम 7, 7 21, क्या 217 ऑप्शन में है? तो इसका मतलब आंसर 217 है। अगर ऐसा सवाल आया तो उधेड़ कर रख दियो। बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? नोट करो जल्दी से। तो ये सवाल पूछता है अक्सर फैक्टर से, वो यूपी टेट में भी पूछ ले और सी टेट में भी पूछ ले, है ना, और ये सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक फैक्टर वाला। तो मैंने पूरे डिटेल से पढ़ा दी तुम्हें ये चीज, ठीक है। कैसे भी सवाल आओ छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है भाई। नोट कर लिया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज। क्या सारगुणज का मतलब क्या होगा? अरे बोल दो, बुद्धि लेट काम करे लग रहा मुझे, मतलब मैं बोल लो पता नहीं क्या सोच रहे। सबसे छोटा सारगुणज, गुणज यानी कि मल्टीपल, और छोटा यानी कि छोटा मल्टीपल यानी कि एलसीएम, ठीक है ना। और सबसे बड़े सारगुणनखंड, सबसे बड़े सारगुणनखंड क्या है? ये एचसीएफ। ये क्या हो गया हमारा? एचसीएफ, सबसे बड़ा सारगुणनखंड यानी कि एचसीएफ का अंतर क्या होगा? सीटेट के ही एग्जाम में आया हुआ है 2013 में, ठीक है भाई। तो बताओ क्या होगा? 5, 10, 35, 5, 10, 35 का क्या चाहिए? एलसीएम। 5, 10, 35 का क्या चाहिए भाई? एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था? बड़ी संख्या पे फोकस करो, बड़ी संख्या पे। तो बड़ी संख्या 35 है, ये तो खुद 35 होगा या 35 का कोई मल्टीपल होगा। तो 35 भाई 5 से तो कट गया, 10 से नहीं कटा। तो 35 का पहाड़ा बढ़ दो, 35 दूनी 70, 70 35 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 5 से भी। तो एलसीएम तो कितना आ गया? 70। ये आ गया एलसीएम, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसके एचसीएफ की बात कर दूं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को उड़ा दे, यानी कि तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 ही होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया? 5। इन्हीं का अंतर ही तो पूछ रहा, तो 65, यानी कि चौथा ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, जल्दी बताओ। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या, संख्या 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी मैंने, पूछी संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। और गुणनखंडों का मतलब है कुल गुणनखंडों की संख्या। बात समझ में आ रही? तो अब समझे ना बात को? तो बात को समझो क्या पूछना चाह रहा। तो 105 का मतलब क्या है भाई? 15 सत्ते 105 और 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 7, पावर कितनी है इनकी? एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो पावर में एक जोड़ दो, पावर में क्या जोड़ दो? एक, एक जोड़ो तो 2, एक जोड़ोगे तो 2, एक जोड़ोगे तो 2, तो सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना? 8। और अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता तो तीनों को जोड़ देते, तो कितना होता? 3। तो 3 तब होता जब अभाज्य गुणनखंड पूछता, लेकिन इसने पूछा गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या दोगे? 8 दोगे। बोलो बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो निकालना सिखा दिया था मैंने तुम्हें कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े भाई। आ गया क्वेश्चन, ये मैं इसमें थोड़ा सा मतलब आराम से पढ़ाऊंगा। इसको बताओ तुम बिल्कुल इत्मीनान के साथ, आंसर बिल्कुल सटीक देना,
ठीक है ना। नंबर सिस्टम में सब कुछ बताया था और मुझे तुमसे ही जानना है और इसके लिए मैं ना दंड दूंगा तुम्हें, दंड, अगर नहीं बताया इससे। अब बताओ जल्दी, पिटाई करनी पड़ेगी, देखो इससे दिखा दूं मैं ना। बस एक ही चीज बताओ, उसी को ही बताओ जा, हर क्वेश्चन में है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी से नहीं आया, किसी का नहीं आया आंसर? मुझे ही बताना पड़ेगा, सब कुछ भूल भाल के तुम्हें। मेहनत नहीं करते घर पे जाके, हैं? नहीं मेहनत नहीं करते, दिख गया मुझे। ध्यान दो। हाँ बिल्कुल ठीक, तुक्का सही लगा है। मुझे पता था तुक्का है है कि नहीं। चलो देखो भाई, पहले तो मुझे ये बताओ, इसका फॉर्मूला सबको पता आ गया। ए प्लस बी का होल क्यूब पता है? बताओ, तुम बताओ मुझे, बताओ। ए प्लस बी का होल क्यूब बता दो, बस फॉर्मूला बताओ। देखो याद नहीं, बताओ, तुम बताओ। तुम बहुत सवाल पूछो मेरे से, अब मैं तुमसे पूछूंगा। हाँ तो मैं भी तो पूछ लूं। जो ये तो चीज पढ़ा दी ना मैंने, इसका मतलब है समझ में आ गई होगी तुम्हारे। ये पूछा ही नहीं तुमने कभी। बताओ, बताओ। बस ए प्लस बी, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, याद है, याद है। तो इसका फॉर्मूला खोल दो, कुछ भी नहीं करना इसमें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, खोल दिया भाई फॉर्मूला। और माइनस की मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही क्या? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक माइनस का एक्स क्यूब दिख रहा मुझे, एक प्लस का दिख रहा, एक प्लस का वाई क्यूब दिख रहा है, एक माइनस का दिख रहा, उड़ा दिया। क्या बचा? 3xy, एक्स प्लस वाई बचा। तो ये कह रहा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसका गुणनखंड है, फैक्टर है, फैक्टर है। यानी कि इस पूरी चीज को कौन सा विकल्प पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है ना। फैक्टर पूछ रहा, मुझे देखना कि इसके अंदर क्या मौजूद है। तो इसके अंदर ये दो चीज मौजूद है, 3xy भी और x प्लस वाई भी। तो इसका मतलब इसका फैक्टर 3xy भी है, इसी का फैक्टर x प्लस वाई भी है, और इसी का फैक्टर 3xy इंटू एक्स प्लस वाई भी है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, ये तो नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3xy दे रखा, तो आंसर क्या हो गया? 3xy। कोई दिक्कत? सिंपल, आसान, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक क्लियर होगी बात यहां तक? तो चलो भाई, बाकी कल पढ़ेंगे। कल ये चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल खत्म, और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोई भी, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।